हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार भारत परिषद अधिनियम 1909 का अध्ययन करेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या है, इसके साथ साथ इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है तथा इस भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुख्य रूप से कौन कौन से प्राविधान किए गए थे। तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पूछता है तो इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे। अतः इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। यह लॉर्ड मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना के रूप में बताने का प्रयास किया था कि यह युगांतर घटना है भारत शासन अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1909 के पहले भारत परिषद अधिनियम 1892 आया था और 1892 के इस अधिनियम में कुछ कमियां रह गई थीं, जिसको दूर करने के लिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1909 को लाया गया था। इसमें मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से अंग्रेजों के द्वारा विशेष रूप से इस क्रांति को रोकने के लिए भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की जो भावना विकसित हो रही थी, इसको जो है कि रोकने के लिए इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की थी। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या अलग अलग निश्चित की गई थी। तो इस तरह से यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि किस भारत परिषद अधिनियम के तहत जो सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई थी, तो केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। अगला प्रावधान है कि इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज अपने बातों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए अपना बहुमत हमेशा जो है कि बनाए रखते थे। प्रांतों में कह रहा कि परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति प्राप्त थी, लेकिन सब काम केंद्र के द्वारा ही किया जा रहा था। तो इस तरह से इसमें केंद्र में बहुमत इनकी बनी हुई थी। दूसरा प्रावधान है कि इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ा दिया था। जैसे जो हम भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, इसके साथ साथ बजट पर संकल्प रखना आदि प्राविधान ये हम सभी लोगों को प्राप्त हो चुका था। तो ये भी प्रश्न यह बनता है कि किस शासन अधिनियम से पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1909 ही एक ऐसा अधिनियम था जिसके माध्यम से किसी भारतीय वायसराय और गवर्नर की जो कार्यपालिका परिषद है, कार्यपालिका परिषद होती थी,
उनको एसोसिएशन बनाने का क्या प्राप्त हो गया था, अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से यह प्रमुख प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। तो वह है भारत शासन अधिनियम 1909, जिसके तहत प्रादेशिक चुनाव हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कदम था इस अधिनियम का। इस अधिनियम के पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे और इस प्रकार से इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता क्या कर दी थी, प्रदान कर दी थी। चूंकि मुस्लिम जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, इसका तात्पर्य यही था कि जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें जो निर्वाचित होने वाला व्यक्ति है वह भी मुस्लिम होगा तथा उसको मत देने वाले व्यक्ति भी केवल मुस्लिम होंगे। इसी को मुख्य रूप से इस भारत शासन अधिनियम के तहत वैधानिकता प्रदान की गई थी और यहीं से भारत में सांप्रदायिकता को और ज्यादा जो है कि बढ़ावा मिला और भारत पाकिस्तान विभाजन का मुख्य कारण ये मुस्लिम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से हुआ। इसके साथ साथ लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है और इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया था। इसको भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि किस शासन अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। तो वह है भारत शासन अधिनियम 1909, जिसके तहत प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया था। इसके साथ साथ लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको याद रखना है, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह आपका रहा भारत शासन अधिनियम 1909। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।